रूल 3, दोनों अगर निगेटिव है कंक्लूजन नहीं होगा। रूल 4, दोनों अगर पर्टिकुलर है, सम है तो कंक्लूजन नहीं होगा। मिडिल टर्म नहीं है, नो कंक्लूजन। मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नो कंक्लूजन। दोनों पर्टिकुलर है, नो कंक्लूजन। दोनों निगेटिव है, नो कंक्लूजन। अब अगर कंक्लूजन आ गया ऑल है तो कंक्लूजन देगा। तो दोनों अगर यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन जब भी होगा तो यूनिवर्सल भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिलोजिज्म को समझेंगे सिलोजिस्टिक मेथड से या क्रिटिकल मेथड से। सिलोजिस्टिक रूल्स या क्रिटिकल मेथड भी इसको बोलते हैं। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, सिलोजिस्टिक रूल या क्रिटिकल मेथड। और इसको पढ़ाना मैं एंजॉय भी करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मौका मिलेगा। इसको आप लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग के दूसरे पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन। इन सभी जगहों पर ये मेथड काम करेगा, अप्लाई होगा। एक्चुअली ये फार्मूला है क्रिटिकल सिलोजिस्टिक रूल जो है, ये फार्मूला है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। इसलिए इसका कंसेप्ट सीखना और जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें टोटल 8 रूल है। 4 रूल हमको ये बताते हैं कि कब कब कंक्लूजन नहीं होगा, और बाकी 4 रूल ये बताते हैं कि अगर कंक्लूजन होगा तो क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस मेथड को अगर सीखना या जानना क्यों जरूरी है। तो इस मेथड को सीखना या जानना 2 कारणों से जरूरी है। पहला तो ये थोड़ा समय बचाता है और कन्फ्यूजन कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बोला जाए कि 3 + 4 = what, और आप इसको बनाना शुरू करते हैं 1 2 3 + 1 2 3 4, और फिर काउंट करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आंसर देते हैं 7। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। आंसर इसे भी करेक्ट आएगा बट टाइम टेकिंग है, और यही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्रिटिकल मेथड अगर एक बार आपने सीख लिया तो यकीन मानिए, देखते आंसर है। आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे 3 + 4 = 7 दिमाग में ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन 3 + 4 = 7 तक जाने पर थोड़ा समय लगता है ना। नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 1 तक चले जाते हैं, तब जाके समझ में आती है बातें। तो थोड़ा समय लगेगा सीखने में, बट एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो फिर इस मेथड को एंजॉय करेंगे। तो इसमें एक स्टेटमेंट का क्या कंक्लूजन होगा और 2 स्टेटमेंट को मिला के या 2 से अधिक कंक्लूजन स्टेटमेंट होगा तो उसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। तो एक स्टेटमेंट का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। हम लोग सिलोजिज्म के पार्ट 2 में देख चुके हैं कि डेफिनेटली ट्रू क्या होता है। जैसे ऑल A R B, ये कंक्लूजन हो या स्टेटमेंट हो तो ये कंक्लूजन सही होगा। सम A R B और सम B R A क्यों सही होगा, ये लोग इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर एक स्टेटमेंट से हमको कंक्लूजन निकालने की जरूरत पड़ी तो या ये स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन ये निकला हुआ है तो ये कंक्लूजन भी सही होगा डेफिनेटली। दूसरा था सम A R B, अगर ये स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो तो सम B R A भी सही होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। थर्ड, नो A इज B, अगर दिया हुआ है तो कंक्लूजन नो B इज A ये भी सही होगा। सम A आर नॉट B ये भी सही होगा, और सम B आर नॉट A ये तीनों सही होंगे।
सम या नॉट बी अगर दिया हुआ है तो उससे हम कोई इस स्टेटमेंट से कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इससे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इस एक स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा। तो ये तो हो गया, इसको याद कर लेना है आपको कि ऑल ए आर बी अगर सही है तो ये भी सही होगा, सम ए आर बी सही है तो ये भी सही होगा, और नो ए बी सही है तो ये भी सही होगा। और ये स्टेटमेंट में भी हो सकता है, या कंक्लूजन ये आ रहा है तो उसके बाद भी अगर कंक्लूजन दिया हुआ तो ये भी सही होगा। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। एक चीज और आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर, शब्द यूज होता है, यूजीसी नेट वगैरह में पूछा गया है, सीसेट में पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? हिंदी में इसको बोलते हैं व्याप्त। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होता है या व्याप्त, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सब बातों से को तो नहीं पूछा जाएगा। जनरली ये पूछा जाता है कि कौन सा टर्म व्याप्त है। हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था कि 2 टर्म होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म से कौन टर्म व्याप्त होगा, किसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे। तो अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, आपको दिमाग में बिठाते जाना है, अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो इसका फॉर्मेट होता है ऑल ए आर बी, और यहाँ यूनिवर्सल नेगेटिव होगा तो नो ए बी, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव होगा सम ए आर बी, और पार्टिकुलर नेगेटिव होगा सम ए आर नॉट बी। अब यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव के केस में, या इसको ए टाइप भी बोलते हैं, इस केस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसको ई टाइप भी बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आई टाइप थर्ड है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। और ओ टाइप फोर्थ पर्टिकुलर नेगेटिव में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये आपको याद कर लेना है ना। अगर इसको ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिवर्सल नेगेटिव में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और पर्टिकुलर नेगेटिव में यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर दोनों है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो दिमाग में बैठ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसको रूल में हमको यूज करना है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकलेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके रूल को डिस्कस करते हैं कि कब कब कंक्लूजन नहीं होगा। फर्स्ट रूल क्या है, अब 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है। पहला रूल तो एक स्टेटमेंट, पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि एक स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन क्या होगा। अब अगर 2 स्टेटमेंट होते हैं और दोनों को मिलाकर हमको कंक्लूजन निकालना है, तब पहला रूल क्या हो, फर्स्ट रूल उसका क्या होगा, दोनों को मिला के कंक्लूजन निकालना है। तो 2 स्टेटमेंट को मिला के एक मिडिल टर्म होना चाहिए। मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन है, ऐसा टर्म जो दोनों के अंदर हो। अगर मिडिल टर्म नहीं है तो नो कंक्लूजन। पहली बात, पहला रूल क्या बोलता है कि किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में 3 टर्म होना चाहिए। स्टेटमेंट है 2, लेकिन टर्म होंगे 3। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं सम ए आर बी
ऑल बी आर सी, सपोज ये दो स्टेटमेंट हो गए। तो यहाँ पर टर्म कितने हो गए, ए बी और सी। तब इसका कंक्लूजन हो सकता है। और अगर होगा ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर डी, यहाँ पर 4 टर्म हो गए, ए बी सी डी। अब इन दोनों को मिलाकर कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। तो पहला रूल क्या बोलता है, 3 टर्म होना चाहिए, और 3 टर्म तभी होगा जब एक टर्म कॉमन होगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है बी, और इस बी को बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो कॉमन है, इसको इस रूल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक 2 स्टेटमेंट के अंदर मिडिल टर्म नहीं होगा, दोनों को मिलाकर हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मतलब ए और डी में कोई कनेक्शन नहीं बना सकते, सी और बी और सी में कोई कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि इनको कनेक्ट करने वाला मिडिल टर्म नहीं है। तो मिडिल टर्म होना ही चाहिए। अगर मिडिल टर्म नहीं है तो 2 स्टेटमेंट को लेकर कोई कंक्लूजन नहीं है। इस रूल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और दी गई है जो हायर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जीमेट में या कैट में के एग्जाम में, यूजीसी नेट या यूपीएससी सीसेट में भी पूछा जा सकता है। 3 टर्म होना चाहिए और थ्रू आउट, मतलब दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन को मिला के उन टर्म का सेम मतलब होना चाहिए। हालांकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल है, इसलिए मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना, आपको भी अच्छा लगेगा कि एक ही टर्म में क्यों होना चाहिए, एक ही अर्थ में टर्म क्यों होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। 3 टर्म को मिला के ये सेट में होता है, जनरली हम कंक्लूजन निकाल ही लेते हैं। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, एक स्टेटमेंट हुआ, बी इज ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन सी, ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है। ये 2 स्टेटमेंट, कंक्लूजन आ गया। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, देयरफॉर ए इज द ब्रदर ऑफ सी। सही कंक्लूजन होगा। या ए इज बी एंड बी इज सी, देयरफॉर ए इज सी। करेक्ट। ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर सेम है। उसी तरह से ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सेम स्ट्रक्चर है, तो कंक्लूजन सेम ही आएगा। सेम स्ट्रक्चर का कंक्लूजन सेम आएगा। लेकिन रूल 1 बोलता है कि टर्म का अर्थ भी सेम होना चाहिए, मीनिंग भी सेम होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको लगेगा कि इसमें मीनिंग कैसे चेंज होगा, तब मीनिंगफुल सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। आप देखिएगा कि इसमें कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कंक्लूजन को निकालने में। इन सबको बोला जाता है फैलेसीज। डेथ एक एग्जाम्पल है। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन की समाप्ति है। एंड ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, एंड ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, देयरफॉर डेथ इज हैप्पीनेस। सेम स्ट्रक्चर है जो अभी हम लोगों ने देखा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन सी। या ए इज बी, ए यहाँ पर ए क्या हो गया, ए इज बी एंड बी इज सी, therefore A is C। सेम स्ट्रक्चर है, तुम्हारा कंक्लूजन सही होना चाहिए। लेकिन
ये कंक्लूजन सही नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों के मतलब सेम नहीं है, हर जगह शब्दों के मतलब सेम नहीं है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो तुरंत आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ है, क्यों एरर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है प्रिंसिपल इज आवर हेड। प्रिंसिपल हम लोगों के प्रधान है या शीर्ष है। हेड इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखिए हेड हेड बी हो गया। अभी इन दोनों को कनेक्ट हम कर देते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पर क्यों गलती हो गई? ये सही है कंक्लूजन कि प्रिंसिपल इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अर्थ में हेड का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी का यमक अलंकार है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका है। यहाँ पर भी दो शब्द यूज हुए हैं, कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह यहाँ पर भी हेड यूज हुआ है, लेकिन दोनों का हेड का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर जो एंड ऑफ लाइफ लिखा गया है, यहाँ पर भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर एंड ऑफ लाइफ का मतलब हुआ समाप्ति, और यहाँ पर एंड ऑफ लाइफ का मतलब हुआ एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। तो ये एरर क्या हो गया? इस फैलेसी को या इस एरर को क्या बोलेंगे? 4 टर्म एरर हो गया। यहाँ पर 4 टर्म हो गए। यहाँ पर किसी और सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पर किसी और सेंस में यूज हुआ है। तो इसीलिए रूल 1 में जो दिया गया है कि 3 ही टर्म होना चाहिए और तीनों टर्म का मतलब भी सेम होना चाहिए। तो और 3 टर्म होगा तो एक टर्म मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म का मीनिंग भी सेम होना चाहिए। नहीं कि मिडिल टर्म में कुछ और यूज हुआ है किसी और अर्थ में और दूसरी जगह किसी और सेंस में, तब अब बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, एरर हो जाएगा कंक्लूजन का। तो रूल 1 क्लियर हो गया आप लोगों को। सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए। मिडिल टर्म होगा तो दोनों को मिला के कंक्लूजन निकलेगा। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा तो उसमें अलग अलग अर्थ वाले जनरली नहीं होंगे, बहुत हाई लेवल के एग्जाम में दिया जाता है। ये आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक दिलचस्प स्टोरी सुना दी, एग्जाम्पल सुना दिए। अब आते हैं रूल 2। अगर मिडिल टर्म नहीं है तो कंक्लूजन नहीं होगा। रूल 1 जैसे हमने शुरू में बताया कि 4 रूल तो ऐसे हैं जो बताएंगे कि कंक्लूजन कब कब नहीं होगा। तो पहला रूल क्या बोलता है? मिडिल टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म नहीं है तो कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन क्या मिडिल टर्म होने से कंक्लूजन हो जाएगा? यहाँ पर अब इसके लिए हम लोग को रूल 2 देखना पड़ेगा। ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन बी। तो क्या ए इज ग्रेटर देन सी हो सकता है? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। देखिए बी का हाइट छोटा है, ए बी से बड़ा है, और सी भी बी से बड़ा है, सी भी बी से बड़ा है। लेकिन ए और सी में कौन बड़ा है ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब मिडिल टर्म का पोजीशन भी सही होना चाहिए। मिडिल टर्म होना ही काफी नहीं है, मिडिल टर्म का पोजीशन भी सही होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो अब क्या होगा? ये होगा ए बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है सी से। अब ये 3 को स्टेट बन गया, तो हम श्योर बोल सकते हैं कि ये बड़ा होगा सी से, क्योंकि मिडिल टर्म का पोजीशन क्लियर हो गया, क्रॉस होना चाहिए इस स्टेटमेंट में। तो सिलोजिस्टिक रूल में मिडिल टर्म को सही पोजीशन पर कैसे मानेंगे? तो सेकेंड रूल ये बोलता है कि मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। 2 स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट में मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस इन द स्टेटमेंट। मिडिल टर्म कम से कम एक बार दोनों स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और ये रूल लिखते जाइएगा कॉपी पर। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कॉपी का रूल सामने रखिएगा और उस रूल को देख देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिन के बाद वो रूल आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला या रूल या शॉर्टकट थोड़ा याद करना पड़ता है। याद कीजिए टेबल, कितनी मेहनत से आपने याद किया था। और टेबल क्यों याद किए थे? ताकि मल्टीप्लाई करने में समय बर्बाद नहीं हो, आंसर तुरंत निकल जाए।
तो इसको हम लोग मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे कि देखने के साथ आंसर निकल जाए। तो याद करने में टाइम थोड़ा लगेगा, बट एक बार अगर आपके दिमाग में सेट कर गया तो, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और ये तरीका वेन डायग्राम से मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ इसको पढ़ाना, क्योंकि रूल अगर एक बार क्लियर हो गया, और जैसे लड़कों के सामने रूल क्लियर हो जाता है, उनके दिमाग में रूल आ जाता है, उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, और समझने में टाइम लगता है तो इरिटेशन होता है, झल्लाहट होती है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो उनका चेहरा खिल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास में देखा है, खुश होते हुए। अब आइए रूल 3। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलर, अगर दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर हैं, पर्टिकुलर का मतलब दोनों स्टेटमेंट की शुरुआत होती है सम से, सम, और दूसरा भी हो गया सम, तो इन दोनों को मिलाकर कोई कंक्लूजन नहीं होगा। यानी लिखते हैं सम पी आर क्यू, सम क्यू आर एस। तो जैसे सम देखिए, अगर आप वेन डायग्राम यूज करते हैं ना, तो इस देखिए जैसे सम देखेंगे तो दोनों को मिला के कंक्लूजन नहीं होगा। इसको अकेले निकाल लेंगे कंक्लूजन, इसको अकेले अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या कंक्लूजन, सम क्यू आर पी। इसको अगर अकेले यूज करेंगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम एस आर क्यू। लेकिन पी और एस को मिलाकर कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, क्योंकि सम रूल 3 बोलता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर पर्टिकुलर है यानी सम है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और रूल 4, if both the statements are negative, no conclusion, no conclusion। नेगेटिव नो कंक्लूजन, मतलब नो प्लस नो कंक्लूजन नहीं आएगा, या नो प्लस सम नॉट, दोनों ही नेगेटिव हो गया। तो बड़ा आसान है याद करना, पर्टिकुलर यानी सम दोनों स्टेटमेंट पे है तो दोनों को मिला के कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। उसी तरह से दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव है कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। मिडिल टर्म नहीं है कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। मिडिल टर्म है लेकिन एक बार भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक में भी नहीं है, दोनों में है या किसी एक में भी है तो कंक्लूजन आ जाएगा, लेकिन किसी में भी नहीं है तो कंक्लूजन नहीं आएगा। तो 4 स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, ये 4 रूल ये बताते हैं कि कंक्लूजन कब नहीं आएगा। अब अगला 4 रूल ये बताता है कि अगर कंक्लूजन आएगा तो क्या होगा, क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। बहुत पेशेंसली सुनिए, रूल को समझिए और 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, कॉपी पे नोट बनाइए, तब जाके क्लियर होगा। और प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो सारा क्लियरिटी एकदम आपके सामने खुलकर आ जाएगा और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी डाउट हो या डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा लगे, आप तुरंत हमको कमेंट में दीजिए, कमेंट में लिखिए, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पर पूछिए हमसे कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उसको आपका सॉल्यूशन दे दें। अब आते हैं हम रूल 5, अगर कंक्लूजन होगा तो क्या होगा। रूल 5 है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर यूनिवर्सल, अगर दोनों स्टेटमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, या तो ऑल से शुरू हो रहा है या नो से शुरू हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन यूनिवर्सल या पर्टिकुलर दोनों हो सकता है। मतलब कंक्लूजन क्या होगा, ये दोनों यूनिवर्सल हो गए, ये दोनों यूनिवर्सल हो गए, तो कंक्लूजन यूनिवर्सल भी हो सकता है या पर्टिकुलर भी हो सकता है, यानी ऑल भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, या सिर्फ सम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बाकी सब रूल को हम देंगे तब हम कंफर्म करेंगे कि या तो ऑल भी होगा, ऑल होगा तो सम होगा ही होगा, या हो सकता है कि सिर्फ सम ही हो, है ना। तो और बाकी सब रूल यूज करेंगे तब होगा और क्लियर होगा। बट यहाँ दिमाग में रखना है
कि अगर ऑल नहीं है, एक स्टेटमेंट में भी ऑल नहीं है, तो कंक्लूजन में ऑल दिया हुआ है तो तुरंत वो गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन तभी ऑल होगा जब दोनों स्टेटमेंट यूनिवर्सल और नो होगा तो क्या होगा? फिर ऑल तो समझ में आ गया, मतलब ऑल प्लस ऑल, कंक्लूजन में भी ऑल या और सम या बोथ। रूल 6, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, एक नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, कंक्लूजन निश्चित रूप से नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन जब भी होगा नेगेटिव होगा, और दोनों नेगेटिव है स्टेटमेंट तो कंक्लूजन होगा ही नहीं। रूल 4, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन जब भी होगा नेगेटिव भी होगा। अगर अफर्मेटिव कंक्लूजन दिया हुआ तो गलत है। तो अब यहां पर इसे क्या, किसको कैसे यूज करेंगे? 5 और 6 दोनों को मिला के ऑल प्लस नो, कंक्लूजन या तो नो होगा या सम नॉट होगा। एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन जब भी आएगा नेगेटिव ही आएगा। सेकेंड 7, रूल 7 लिखते हैं, फिर 7 के इसको दोनों के साथ मिला के कंक्लूजन निकालेंगे। इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब सम, अगर एक स्टेटमेंट सम है तो कंक्लूजन मस्ट बी पार्टिकुलर, कंक्लूजन हमेशा सम। दोनों सम होगा कंक्लूजन नहीं आएगा, एक सम होगा कंक्लूजन जब भी आएगा सम आएगा। शर्त यह है कि बाकी सारा रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि 8 का 8 रूल हम लोग यूज करना है एक साथ, अलग अलग नहीं यूज करना है, तो सम का कंक्लूजन हमेशा सम ही आएगा अगर बाकी सारा रूल फॉलो करता है तब। ऑल प्लस सम होगा तो कंक्लूजन सम होगा, नो प्लस सम होगा तो यहाँ पर हम 7 और 6 दोनों को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। 7 बोल रहा है कि अगर सम है तो कंक्लूजन सम होना चाहिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो नो और सम का कंक्लूजन आएगा सम नॉट। ये 7 हो। तो जैसे वेन डायग्राम में 5वां थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन चाहता है, खोज रहा था, उसी तरह से यहाँ पर भी 8वां रूल थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन आपका लेगा। रूल 8 और आखिरी, यह आखिरी रूल है। रूल 8 क्या बोलता है कि अगर कोई टर्म स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पर 2 रूल है, एक रूल 2 है और एक 8वां रूल है। क्या? स्टेटमेंट में नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इफ ए टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नहीं है तो नहीं हो, अगर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे तब आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। एक बार छोटा सा रिवीजन, दोनों स्टेटमेंट को मिला के 3 टर्म होना चाहिए, यानी एक मिडिल टर्म होना चाहिए। रूल 2, मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। रूल 3, दोनों अगर निगेटिव है कंक्लूजन नहीं होगा। रूल 4, दोनों अगर पर्टिकुलर है, सम है तो कंक्लूजन नहीं होगा। मिडिल टर्म नहीं है, नो कंक्लूजन। मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नो कंक्लूजन। दोनों पर्टिकुलर है, नो कंक्लूजन। दोनों निगेटिव है, नो कंक्लूजन। अब अगर कंक्लूजन आ गया, ऑल है तो कंक्लूजन देगा। तो दोनों अगर यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन जब भी होगा तो यूनिवर्सल भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है। दोनों यूनिवर्सल है, कंक्लूजन यूनिवर्सल भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है।
एक नेगेटिव है, कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। एक पार्टिकुलर है, कंक्लूजन हमेशा पार्टिकुलर होगा। और अगर कोई ऐसा टर्म है स्टेटमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अब आपको सारा रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल पर इसको देख लेते हैं सारा रूल यूज करके कि कौन कौन रूल किस किस स्टेटमेंट पर यूज होगा, और उसके बाद तब हम लोग रियल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। कंक्लूजन होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस भी करा देंगे आप लोगों को इसका। और ए आर बी एंड ऑल बी आर सी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव कोई नहीं है, और पर्टिकुलर दो है। तो कंक्लूजन ऑल का क्या होगा, ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या लेंगे, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। लेकिन क्या ऑल सी आर ए होगा? अब इसके लिए वेन डायग्राम पर चेक करेंगे। जैसे कि वेन डायग्राम का रूल हमने बताया था कि ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो यहाँ डायग्राम बनाएंगे तब हमको क्लियर होगा कि ऑल सी आर ए गलत है क्योंकि सी बड़ा है, ए छोटा है, तो गलत होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर वायलेशन है रूल नंबर 8 का कि अगर कोई टर्म स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम लोग क्या देखते हैं कि सी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑल के केस में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो सी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसलिए गलत हो गया अकॉर्डिंग टू 8th रूल। ये सारे रूल को पास कर गया था, 8वें रूल पर जाकर फेल कर गया। उसी तरह से ऑल ए आर बी, नो बी ई सी, अगर ये दिया हुआ है तो हमको अगर निकालना पड़े कंक्लूजन ए और सी के बीच में, तो बी मिडिल टर्म हो गया, बी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा रूल पास करेंगे। तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होना चाहिए, और इन्वर्सन भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है। तो नो और सम नॉट दोनों होगा, ऑल तो होगा ही नहीं क्योंकि निगेटिव एक स्टेटमेंट। तो नो ए पी सी, क्या ये सही है? तो ए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सी यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर दो मतलब दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऊपर में है तो नीचे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर यहाँ कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेटमेंट। कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्टेटमेंट में होना ही चाहिए, लेकिन अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कंक्लूजन करेक्ट हो गया क्योंकि ए और सी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यहाँ पर दोनों नहीं। और क्या कंक्लूजन आएगा? नो सी ई ए और सम ए आर नॉट सी। अगर नो ए ई सी सही है तो सम ए आर नॉट सी डेफिनेटली सही होगा, ये हम देख चुके हैं। और सम सी आर नॉट ए, ये भी डेफिनेटली सही होगा। अगर आपने पिछला सारा एपिसोड देखा है तो आप अब तक समझ गए होंगे कि ये दोनों आराम से, मतलब ये 4 कंक्लूजन सबसे ज़्यादा कंक्लूजन नहीं देता, ये 4 कंक्लूजन सही है। तो ये हो गया रूल 5, 6 और 8 तीनों को मिला के। अब आते हैं ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी। सबसे पहले किसको देखेंगे? मिडिल टर्म है कि नहीं? तो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों सम नहीं है, निगेटिव कोई नहीं है, एक सम है दोनों में। तो रूल क्या बोलता है? रूल 7, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर, अगर एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन हमेशा पर्टिकुलर होगा। तो कंक्लूजन जब भी आएगा सम के साथ आएगा। तो सम, अभी दोनों में कंक्लूजन निकालना है, सम बी आर सी एंड सम
CR, ये दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा। नो और सम का भी हम लोग निकाल सकते हैं इसी तरह से। सम PRQ, नो QES। एक अगर सम है तो कंक्लूजन हमेशा सम होगा, और एक अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव होगा। तो कंक्लूजन आएगा सम नॉट। अब सम के साथ कौन होगा, नॉट के साथ कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इस पॉइंट पर जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर तभी आ सकता है जब वो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, P और S में से। तो सम के साथ तो P डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं, S डिस्ट्रीब्यूटेड है तो S यहाँ आएगा और P आ जाएगा यहाँ। सम PR नॉट S, बस यही एक कंक्लूजन आएगा। सम SR नॉट P अगर लिख देंगे तो रूल 8 का वायलेशन हो जाएगा। तो ये सारा रूल और सारे रूल पर जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए पेशेंसली। सीखने में थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा और समझ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। अब बड़ी आराम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सिलोजिस्टिक रूल आज हम लोगों ने पूरा कर लिया। आइडल और पॉसिबिलिटी ये नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद सिलोजिज्म का चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस आपको 1-2 सेशन प्रैक्टिस करा देंगे तो आपका आसानी से बनने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।